only the entrance and multiplication. Inflammation is the protective response against infection. Body's own immune system starts to produce antibodies or activate defensive cells, WBCs, against body or own body part. With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, I hope all of you will good, guys. I am Hadis, and today I will discuss here the basic difference between infection and inflammation. Before discussion, the problem is that during reading, many of the students relate both of these terms. So we should know differences between them, what is infection and how it differentiate from inflammation. So let's start without wasting any time. First of all, we will see what is infection. इन्फेक्शन बेसिकली एक पैथोलॉजी की टर्म है जिसमें क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन, इंक्लूड वायरस और एनी पैरासाइट, एनी बैक्टीरिया, जो कि आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है एंट्री एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द दैट पैथोजन दैट एंटर्ड इनटू योर बॉडी. सो द बेसिक फर्स्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन इज entry and multiplication of the pathogen into your body. अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट इज योर स्किन. ये आपकी स्किन के सेल्स एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज हैं थ्रू डेस्मोग्लिन प्रोटीन दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल this is external pathogen, maybe any virus, maybe any bacteria. When it will start to enter into body, when will enter into your body during any injury, during any trauma or something else, is the entrance, and when it will into in blood, and here it will start to multiply. Entrance and multiplication of pathogen into body of humans or any of the organism that you are discussing relevant. Entrance and multiplication of microorganism is only the entrance and multiplication of microorganism. Invasion and multiplication of microorganism into your body is called infection. So अब inflammation को देखा जाए तो first of all तो inflammation एक body की तरफ से होने वाला response है. इस infection के against हमारी body एक sudden response generate करती है जिसे आप inflammation का नाम देते हैं. Inflammation basically is a protective response from your body. It is harmful response from any of the pathogen from your environment, and inflammation is the protective response from your body. यानी आपकी बॉडी से किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो कि सडन हो अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो आपका इन्फ्लामेशन कहलाता है. इन्फ्लामेशन में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि इट हैज 5 साइंस, जिसमें आपकी उस इन्फेक्शन एरिया के ऊपर यहाँ तो रेडनेस हो जाए, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, यू विल फील पेन, here you will feel some of the swelling that may be due to edema, and at last your relevant skin area or the relevant part of your body became lost its function. So inflammation is the protective response against infection. काजेटिव एजेंट कौन सा होता है और अनकाजेटिव एजेंट कौन सा होता है, इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा होता है और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट एरिया जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल ये आपका स्किन है. अब स्किन के ऊपर ना स्पेशली कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और उन रिसेप्टर्स पर कुछ बैक्टीरिया अटैच होते हैं. वो बैक्टीरिया उस एरिया के नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं जो कि इसके लिए बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं. तो वो क्या करते हैं कि जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बाहर से आने की कोशिश करता है, इट वांट टू कम इन योर बॉडी बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टर्स दैट आर ऑक्युपाइड बाय नॉर्मल फ्लोरा ऑफ दैट एरिया. अब स्किन के नॉर्मल फ्लोरा की बात कर लें तो स्किन के नॉर्मल फ्लोरा में इंटीरियोबैक्टर्स आ जाते हैं. दे इंक्लूड प्रोटियोस्पीशीज, क्लैप्सिजिल्लास. कुछ स्पीशीज हैं जो आपकी स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया नॉर्मली मौजूद होते हैं ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना, और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो कोई भी बाहर से आने वाला इन्फेक्शियस बैक्टीरिया जो होता है उसको एंटर होने से वो अवॉइड करते हैं. अब वो एंट्री अब कब हो सकता है? अब हमने तो इन्फेक्शन देख रहे हैं, तो इन्फेक्शन में क्या होता है कि वो एंटर होना है, तो एंटर में क्या वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंजरी हो जाएगी,
तो वो क्या करेगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये वाला या जो नॉर्मल फ्लोरा है वो आपकी बॉडी में जाके बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया, ये बैक्टीरियल डिविजन्स की कुछ टर्म्स हैं मल्टीप्लिकेशन की। बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटर हो जाएगा। अब कोई भी बाहर से आने वाली बैक्टीरिया भी यहाँ पे आके बैक्टीरिया काज कर सकता है, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। या ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये अदर देन स्किन एरिया, स्किन पे ये नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन जब ये आपकी बॉडी के किसी और एरिया पे जाएगा वहां पे जाके ये मल्टीप्लिकेशन करेगा और वहां पे भी ये बैक्टीरिया काज करेगा। यानी कि बॉडी का अपना ही नॉर्मल फ्लोरा, it can be non-infectious if it is present in its original state on original specified receptor, but it can be infectious when it will enter into your body through any of the injury when, or it will go area other than its normal flora area, ठीक है ना। तो first of all infectious can be caused by virus bacteria, कोई भी पैथोजन आपका इन्फेक्शन काज कर सकता है, एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें फंजाइज आ जाते हैं, इसके अलावा पैरासाइट्स आ जाते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया, एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन काज इन्फेक्शन, ठीक है। अब जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैथोजन की वजह से हो सकती है कि बॉडी में ये आ गया और यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो गई। इन्फ्लामेशन हमने देखी थी ना कि रेडनेस एंड समथिंग 5 साइंस दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी की अपनी टॉक्सिन्स या बाहर से आने वाली टॉक्सिन्स। अब पहले बाहर वाली डिस्कस करते हैं। कोई बाहर से आने वाली टॉक्सिन आपकी बॉडी में किस तरीके से एंटर हो गई है, एनी ऑफ द केमिकल, फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, smoke of the industries have a lot of toxins, chemicals and irritants that are irritable to for your skin, तो वो आपकी स्किन में जाकर इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे। अब के बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है, केमिकल्स, इरिटेंट्स है, वो कैसे प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, तो उसको समझने से पहले हमें ऑटो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। Autoimmunity response is a process in which body's own immune system start to produce antibodies or activate defensive cells WBCs against body or own body part, कि आपकी बॉडी के अपने खिलाफ ही आपका जो इम्यून सिस्टम है स्टार्ट टू इंड्यूस इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा कि बॉडी में मौजूद जितने केमिकल्स हैं वो ही उस अपनी बॉडी के लिए खतरा बन जाएंगे। इसके अलावा जितने टॉक्सिन्स हैं जो कि रिलीज होते हैं वो भी बॉडी के लिए एक इन्फ्लामेटरी सोर्स बन जाएंगे। सो दीज आर सम कॉजेटिव एजेंट्स की इन्फेक्शन कब हो सकते हैं और कैसे हो सकता है। इन्फ्लामेशन की हमने पहले डेफिनेशन देखी है, वी डिस्कस सम कॉजेटिव एजेंट्स की इन्फ्लामेशन होती कब है। अब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन को देखना एक सिंपल प्रोसेस है। आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इट स्टार्ट्स टू मल्टीप्लाई एंड इट अकर्ड इट गो टू सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ योर बॉडी, और वहां पे जाके उसने बैक्टीरिया काज कर दिया, वहां पे मल्टीप्लिकेशन कर दी और वहां पे जाके अपनी पैथोजेनेसिस परफॉर्म कर दी, बिकॉज उसके पास स्पेसिफिक वायलेंस फैक्टर्स होते हैं। वायलेंस फैक्टर्स इज द एबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इंड्यूस इन्फेक्शन इन दैट पार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जो भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी में जाके इन्फेक्शन काज कर दे, डिजीज काज कर दे, वो वायलेंस फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो इन्फ्लामेशन है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया आपकी बॉडी के अंदर। इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स एक्टिवेट होंगी, दे विल गेट अ सडन शॉक, समथिंग इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से आने वाले इन्फेक्शन को फिर क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, योर ब्रेन, स्पेशली योर लिवर। अब लिवर कैसे रिलेट करेगा इन्फ्लेमेशन से और इन्फेक्शन से, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फोर्थ वन ऑफ द जो डिफरेंस है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में, इन्फेक्शन इज अ हार्मफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजन, यानी कि कोई बाहर से आने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके लिए एक हार्मफुल रिस्पॉन्स है, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इन्फ्लेमेशन इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, एक सडन रिएक्शन होता है, एक लोकल रिएक्शन होता है। बॉडी खुद इसे एक स्पेसिफाइड नहीं कहती, बॉडी इसे एक सडन लोकल सा रिएक्शन जनरेट कर देती है इन्फेक्शियस एरिया के ऊपर। लेकिन ये होता है प्रोटेक्टिव है, इसका मकसद ये होता है कि इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी डैमेजेस आएंगी, डिवाइड करे, कम से कम जाकर मल्टीप्लाई करे और कम से कम वहां पे जाकर इन्फेक्शन काज करे। एजेंट इज कॉल्ड डिजीज।
सो अब यहाँ पे फर्दर रिलेशन को हमने देखना है। इस रिलेशन पे स्पेशली जो आप डिफरेंट इंटरव्यूज देते हैं वहां से अभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या अगर इन्फेक्शन होगा इन्फ्लामेशन होगी, और अगर इन्फ्लामेशन होगी तो क्या वहां पे जरूरी है कि वहां पे इन्फेक्शन होगा या तो नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ये पहला पॉइंट मैंने लिखा है, ये हम लिखा इन्फेक्शन कैन लीड टू इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन का मतलब बॉडी में आपके पैथोजन एंटर हुआ और वहां पे जाके उसने मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट की, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ डिफरेंट मैकेनिज्म्स एक्टिवेट किए और वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो तो वहां पे इन्फेक्शन होना है या नहीं होना, या होना जरूरी है या नहीं होना। इन्फ्लामेशन अगर आपकी बॉडी में हुई है तो मे बी इन्फेक्शन की वजह से हो, लेकिन सम आर अदर कॉजेटिव फैक्टर्स के कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्फ्लामेशन काज कर सकते हैं, जो भी हमने पहले डिस्कस किया। तो अभी हम उसका मैकेनिज्म यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फेक्शन की वजह से काज हो सकती है, ये हमने पहला पॉइंट देख लिया। इट मे बी ड्यू टू any of the infection, any of the pathogen, any of the microorganism, bacteria, virus and something, any of the organism, but it is not necessary infection is due to inflammation. Sorry, infection is the lesion of the inflammation. Inflammation is not necessary that it will leads to infection. It also may be inflammation may be due to ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी का यहाँ पे जो स्टेप है इसने सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के जो एक सीधा साधा रिलेशन था उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना कुछ डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी अपनी ही बॉडी के खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसमें स्पेशली हम पहले टर्म्स देखेंगे, ल्यूपस, रिमेटिक फेरी। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आपके टिश्यूज के अगेंस्ट अपना जो सिस्टम है डिफेंसिव सेल्स उनको एक्टिवेट कर देता है। वो टिश्यूज पे आके जो डिफेंसिव सेल्स है वहां पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। वो टिश्यू को एज अ एंटीजन या पैथोजन ही लेंगे, लेकिन वो एक प्रोसेस के जरिए कैसे वो वहां पे आप डिस्ट्रक्शन काज करेंगे, वहां पे वो एज अ पैथोजन क्यों लेंगे आप अपने ही बॉडी पार्ट को जो आपके इम्यून सेल्स हैं, वो भी हमने देखना है। एक्सप्लेनेशन देखने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन। ये एक स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज की एक फर्दर एक फैमिली मेंबर है पायोजन। इसमें क्या होता है कि पायोजन के अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिनको हम एम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब ये हमने एक्सप्लेनेशन में हमने पहला ये स्टेप याद रखना है कि एम प्रोटीन्स होती हैं स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन के अंदर, जो कि आपकी बॉडी में आके ऑटोइम्यूनिटी काज करती हैं। अब वो ये क्यों करती हैं ये भी हमने देखना है। अब यहाँ पे ना सबसे उसके पहले एक टर्म लिखी हुई है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पोस्ट इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आया, वहां पे उसने इन्फेक्शन काज किया, डिजीज काज की, अपनी पैथोजेनेसिस उसने वहां पे कंप्लीट की, अपने वायरलेंस फैक्टर्स की वजह के जरिए उसने वहां पे अपनी पैथोजेनेसिस परफॉर्म की और बॉडी से चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो पैथोजन है यहाँ पे अपने कुछ वायरलेंस फैक्टर छोड़ जाएगा सच लाइक ऑफ एम प्रोटीन्स। अब इसको फर्दर हम देखते हैं। जो एम प्रोटीन्स होती हैं ना ये स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन्स की, दे आर सिमिलर टू कार्डियक प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी तब तक इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, जब आपके हार्ट के पास से गुजरती है ना तो वहां पे एंडोकार्डियल एरिया पे जो सेल्स मौजूद होते हैं, जो वहां से प्रोटीन्स रिलीज होती हैं, वो आपके हार्ट को एज एंटीजन ले लेता है, बिकॉज हार्ट प्रोटीन्स आर सिमिलर टू द प्रोटीन्स एम प्रोटीन दैट इज ऑफ पैथोजन। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो उन प्रोटीन्स को ये समझता है कि दिस इज द वायलेंस फैक्टर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल पायोजन, हमें इसे किल करना है। तो वो हार्ट में जाके वहां पे एंडोकार्डाइटिस काज कर देगा, आपका हार्ट वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑटो इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, इन्फेक्शन भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इन्फ्लेमेशन हमेशा इन्फेक्शन की वजह से हो। Inflammation may be due to infection, it may be due to autoimmunity, it may be due to age factor. अब वक्त के साथ साथ जो आपके अपनी बॉडी ऑर्गन्स हैं दे लॉस्ट देयर एफिशिएंसी फ्रॉम मैक्सिमम, तो वहां पे भी ये इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अभी हमने देख लिया। अब हमने जो लास्ट इसके जो लैब डायग्नोस्टिक जो एस्पेक्ट्स हैं हमने वो देखने हैं। अब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों एक प्रोसेस है, अनयूजुअल प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के वाइट स्किन पे या आपकी जीआईटी के अंदर। अब यहाँ पे सीआरपी कैसे, ईएसआर क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पैथोजन ने आके अटैक किया,
ये सेल मरना शुरू हो गया, ये आपका स्किन का सेल। इस स्किन के सेल ने क्या करना है, फिनाइलिन यहाँ पे एक ना सब्सटेंस होता है, क्या काम है कि वो बाहर आके आपकी सीआरपी के साथ अटैच हो जाएगा। अब आपकी बॉडी को, आपके लिवर को यहाँ से रिस्पॉन्स चला गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, लिवर जल्दी जल्दी सीआरपी प्रोड्यूस करो। वो सीआरपी ब्लड के जरिए इस एरिया में आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये एरिया में क्या होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल लेयर के ऊपर एक सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि बाहर निकलता है। वो सब्सटेंस क्या करता है, आने वाली सीआरपी प्रोटीन के साथ वो सब्सटेंस अटैच हो जाता है। अब ये सीआरपी और वो जो सब्सटेंस जो कि उस सेल से निकला है, उस डैमेज सेल से निकला है, ये दोनों क्या करेंगे कि वो यहाँ पे आके उस सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ से बैक्टीरिया आया था ना, वो इस सेल के अंदर चला गया, अब ये सेल डैमेज होना स्टार्ट हो गया। अब इस डैमेज सेल की जो मेम्ब्रेन है, इससे निकलने वाला एक सब्सटेंस है जो कि सीआरपी के साथ मिलके उसी सेल की कंप्लीट ब्रेक डाउन करवा देता है। और जब जो सेल की ब्रेक डाउन होती है तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होता है जो कि एंटर हुआ था वो भी किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो सब्सटेंस मिलकर सीआरपी के साथ उस बैक्टीरिया को डैमेज कर देंगे। बैक्टीरिया को डैमेज कैसे करेंगे, ये दोनों मिलके उस सेल को डैमेज करेंगे और उस सेल में मौजूद जो बैक्टीरिया होगा इट विल डैमेज्ड, वो भी किल हो जाएगा। सेम लाइक क्या होगा जब आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे ईएसआर इंक्रीज होता है, क्यों होता है, आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पे पैथोजन आ गया, यहाँ पे पैथोजन ने आके क्या किया कि आपकी ब्लड के अंदर यहाँ से उसने होल किया, ब्लड के अंदर एंटर हो गया। अब यहाँ पे ब्लड सारा फ्लो कर रहा है, अब यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। जब आपकी बॉडी को पता चलेगा ना कि आपके ब्रेन को कि यहाँ से तो एंटर ही होता जा रहा है, आने वाले जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हुई है पैथोजन की जो बाइट से है वो यहाँ से एंटर होता जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो इट विल इंड्यूस द रिस्पॉन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिब्रिनोजन, ठीक है ना। फिब्रिनोजन वो लिवर जो आपका है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। सीआरपी के साथ जो एंटागोनिस्टिक है वो ईएसआर होता है। एंटागोनिस्टिक मींस पैरेलल, दोनों का सेम काम है कि इसने इन्फ्लेमेशन को शो करता है कि कोई आगे यहाँ पे माइक्रो एंटर हुआ, उसने यहाँ पे आके सारी डैमेजनेस शुरू कर दी है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिब्रिनोजन आना शुरू हो जाएगी। फिब्रिनोजन आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, आपके लिवर से निकलेगी और आपके ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। और फिब्रिनोजन इज अ स्टिकी सब्सटेंस, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे फिब्रिनोजन जब इंक्रीज हो जाएगा इन इट एक्टिव फॉर्म, यहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगी। कुछ जो बाइट से जो फर्दर जो भी बैक्टीरियाज हैं डैमेज सेल के अंदर से या उसके ल्यूमन से वो फर्दर ब्लड वेसल्स में एंटर ना हो। इसी वजह से जब हम पेशेंट का ईएसआर करते हैं तो उसमें ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ फिब्रिनोजन, जब हम ईएसआर लगाते हैं फिब्रिनोजन या अपने ईएसआर फॉर एग्जांपल, जैसे अनस्पेसिफिक प्रोसेस। अब ये दोनों अनस्पेसिफिक टेस्ट क्यों है ये हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपने ब्लड ले लिया, एक ईएसआर ट्यूब है, ये दोनों तरफ से ट्यूब ओपन होती है। क्या होगा कि फिब्रिनोजन की वजह से जब आपने यहाँ पे ब्लड ले लिया ट्यूब के अंदर, ये आपके ब्लड सेल है इस ट्यूब के अंदर, तो इसमें फिब्रिनोजन मौजूद होगी और फिर फिब्रिनोजन क्या करेगी, वो डिफरेंट आरबीसी को अपने साथ जोड़ लेगी और वो वहां से एक बड़ा सा क्लम्प बन जाएगा, ब्लड सेल्स का एक क्लम्प बन जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजन एंड फिब्रिनोजन रिलीज फ्रॉम लिवर बिकॉज ऑफ एंट्रेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू योर blood vessels. So for avoiding this entrance, your brain induce the response of production of fibrinogen to your liver, and your liver produce fibrinogen, and fibrinogen come from liver to this area through blood. ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि लिवर में ब्लड जाता है अपनी टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वहां से जो लिवर है वो फिब्रिनोजन ब्लड में ऐड कर देगा। जो फिब्रिनोजन है वो यहाँ पे आके इन्फेक्शियस एरिया के ऊपर यहाँ पे वो क्लम्पिंग होना स्टार्ट। इसी वजह से जब आप ईएसआर लगाते हैं तो ईएसआर इसी वजह से ज्यादा आता है कि जो आरबीसीज है वो बहुत जल्दी नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, और जितने आरबीसीज नीचे बैठ जाएंगे दिस विल काउंटिंग ऑफ ईएसआर, उतना ही ईएसआर। So we discuss here how infection relates to inflammation, how infection leads to inflammation, how inflammation may be due to infection, may be due to any of the autoimmunity, may be due to any of the age factor. This is second and this is third one. Any of the other factors, but these are some mostly discussed
इन इन्फ्लामेशन। सो हमने यहाँ पे सीआरपी और ईएसआर को भी देख लिया, लैब डायग्नोस्टिक वे से कैसे सीआरपी यहाँ पे आके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, कैसे ईएसआर इस एरिया का पड़ेगा। So this was all about today's topic. I hope you will grasp something from my video. I discussed here some key points that will helpful for your interviews, for your reading, for your understanding. So I hope you will get something extra. So this was all about today's topic. Thank you so much. See you soon, guys.